नमस्कार साथियों, आज का टॉपिक है प्रबंध के कार्य। तो चलिए देखते हैं। एक बहुत बड़े व्यवसाय या संस्था या कंपनी का जो प्रबंधक होता है वह अकेले ही प्रबंध के सभी स्तरों का कार्य नहीं संभालता है, क्योंकि अगर वह इन सभी कार्यों को स्वयं संभालेगा तो वह व्यवसाय के या संस्था या कंपनी के संबंध में स्वयं निर्णय नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसको उस कार्य को करने का उचित समय नहीं मिलेगा। वह बाकी सभी कार्यों में उलझा रहेगा। इसलिए वह क्या करता है कि उन सभी स्तरों में वह एक एक प्रबंधक नियुक्त कर देता है, ठीक है, जिससे उसका कार्य इस तरफ से आसान हो जाता है और उसको व्यवसाय से संबंधित निर्णय लेने में पर्याप्त समय मिलता है। अब हम इसमें आज जानेंगे कि प्रबंधक अपना कार्य कैसे करता है। हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रबंध के स्तरों में प्रबंध का कार्य कैसे चलता है। तो इसमें क्या होता है कि उसको 3 स्तरों में बांटा जाता है, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि प्रबंध के स्तरों के बारे में। अब हम बात करते हैं कि उच्च स्तर में क्या होता है। उच्च स्तर में नियोजन और संगठन चलता है, और मध्य स्तर में नियुक्तिकरण और समन्वय होता है, और निम्न स्तर जो सबसे आखिरी का स्तर होता है उसमें निर्देशन और नियंत्रण का कार्य होता है, ठीक है। इसको और अच्छी तरीके से जानने के लिए हम आगे पढ़ते हैं। संगठन के आकार और प्रकृति तथा प्रकार पर ध्यान नहीं देते हुए सभी प्रबंधकों को कुछ आधारभूत कार्य करने पड़ते हैं, जो इस प्रकार हैं, ठीक है। जो प्रबंध के जो कार्य हैं उनको पढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं प्रबंध के कार्यों की। प्रबंध के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मुख्य कार्य, दूसरा है सहायक कार्य। मुख्य कार्य में नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण शामिल है, जबकि सहायक कार्य में संप्रेषण, निर्णयन, नवप्रवर्तन यानी नवाचार, पूर्वानुमान, शोध कार्य। अब बारी बारी से एक एक कार्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले बात करेंगे प्रमुख कार्यों के बारे में, यानी आधारभूत कार्यों के बारे में, जिन्हें प्रत्येक प्रबंधक को करना पड़ता है। वह बिल्कुल जरूरी होता है उस संगठन या संस्था या कंपनी के लिए। तो सबसे पहला कार्य आता है नियोजन। तो नियोजन को जानते हैं। प्रबंध प्रक्रिया में नियोजन प्रबंध का सर्वप्रथम कार्य माना गया है। यानी अगर आप प्रबंध कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला कार्य जो होता है वह नियोजन होता है। यानी नियोजन हमेशा प्रत्येक प्रबंधक द्वारा निष्पादित किया जाने वाला या पूरा किया जाने वाला पहला कार्य होता है। सभी संगठन, चाहे वे सरकारी हों, एक निजी व्यवसाय हो या लघु व्यवसाय, सभी को नियोजन की आवश्यकता होती है। विक्रय में वृद्धि, उच्च लाभ कमाना और व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के सपने को पूरा करने के लिए सभी व्यवसायियों को भविष्य के बारे में सोचना पड़ता है, अनुमान लगाने पड़ते हैं और लक्ष्य प्राप्त करना पड़ता है। इसके कहने का मतलब यह है कि प्रबंधक नियोजन में इस बात को निर्धारित करता है कि क्या काम करना है, काम को किस प्रकार करना है, तथा एक विशिष्ट काम को किससे, कहाँ पर, कैसे करवाना है, जिससे वह अपने उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सके। यही नियोजन कहलाता है। इसको एक बार पुनः देखते हैं कि प्रबंधक नियोजन में इस बात को निर्धारित करता है कि क्या काम करना है, काम को किस प्रकार करना है, तथा एक विशिष्ट काम को किससे, कहाँ पर, कैसे करवाना है, जिससे वह अपने उद्देश्य को प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सके। यही नियोजन कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे कार्य की, प्रबंध के दूसरे कार्य की, यानी संगठन की। संगठन में क्या होता है उसको देखते हैं। प्रबंधक द्वारा नियोजन कर लेने के बाद, यानी कि यह निर्धारित कर लेने के बाद कि कार्य कहाँ पर, किससे, किसके द्वारा करवाना है, कौन है जो इसके लिए उचित होगा, उसके बाद यानी नियोजन कर लेने के बाद इसे कार्य रूप में बदलना होता है। यानी हमने खाका तैयार कर लिया, हमने योजना बना ली, अब उस पर काम भी तो करना है ना, उसको कार्य रूप देना है। इसके लिए यह कार्य संगठन के माध्यम से किया जाता है। यानी योजनाओं के निर्धारण के बाद प्रत्येक प्रबंधक का अगला कार्य क्रियाओं को संगठित करना होता है। यानी जो जितना हमने पहले प्लानिंग कर ली उसको अब एक साथ लाना होता है। योजना के संचालन के लिए एक संगठन के ढांचे को स्थापित करना है ना, जिससे जो हमने योजना नियोजन में बनाई है उसको आगे क्रिया रूप में परिवर्तित किया जा सके, जिससे उस पर आगे कार्य हो सके। अतः संगठन एक ढांचा है जिसके द्वारा माल, मशीन, मानव एवं अन्य साधनों को अनुकूलतम मात्रा में प्राप्त किया जाता है। अनुकूलतम मात्रा में मतलब यह होता है कि
कि हमको कितनी किस चीज़ की ज़रूरत है, यह हमने पहले ही योजना बना ली है। काम को किससे करवाना है, यह भी योजना बनवा ली है। कहाँ पर करवाना है, यह भी योजना बनवा ली है ना। यह सब योजना जो है बना ली है। तो इसमें क्या होता है, उसी अनुसार उसको उन चीज़ों को अनुकूलतम रूप में प्राप्त किया जाता है। तो हम संगठन में हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि संगठन के विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्यों के द्वारा बनाया गया विशेष समूह संगठन कहलाता है। यानी संगठन में जो सब क्या होता है कि जो योजना बनाई गई है उसको क्रिया रूप में दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उनको इकट्ठा करना संगठन कहलाता है ना। मनुष्यों के द्वारा बनाया गया विशेष समूह संगठन कहलाता है। अब हम बात करते हैं प्रबंध के तीसरे कार्य की, यानी नियुक्तिकरण की। नियुक्तिकरण में क्या होता है कि नियोजन एवं संगठन के बाद नियुक्तिकरण एक प्रबंधक का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। जब हम नियोजन में यह सोच लेते हैं कि हमको, आगे देखते हैं, इस कार्य को करने के लिए इतने लोगों की ज़रूरत है, इसके बाद संगठन के अनुसार उसी क्षेत्र के उतने ही व्यक्तियों को बुलाया जाता है। यानी नियोजन में हमने सोच लिया तो संगठन में उतने ही लोगों को बुला लिया, जितने लोगों की हमको ज़रूरत है। इसके पश्चात हम उनकी नियुक्ति करते हैं। हमने उतने लोगों को बुला लिया। अब नियुक्तिकरण में क्या होगा कि उनकी नियुक्ति करेंगे कि कौन सा व्यक्ति, मतलब किस व्यक्ति को कौन सा कार्य देना है ना। नियुक्तिकरण में यही तो होता है कि व्यक्ति के अनुसार, जिस व्यक्ति की जो योग्यता होती है उसके अनुसार उसको वह कार्य सौंपा जाता है। उदाहरण के तौर पर किसी गाँव में एक इंटरमीडिएट स्कूल काफ़ी दिनों से चल रहा था। उस स्कूल का प्रबंधक अपने स्कूल या संस्था पर काफ़ी ध्यान देता था। हम बात कर रहे हैं नियुक्तिकरण के उदाहरण की। यानी किसी गांव में एक इंटरमीडिएट स्कूल काफ़ी दिनों से चल रहा था। उस स्कूल का प्रबंधक अपने स्कूल या संस्था पर काफ़ी ध्यान देता था। उस स्कूल के शिक्षक काफ़ी योग्य थे। वे स्कूल के नियम कानूनों का समय अनुसार पालन करते थे। इस कारण उस स्कूल तथा प्रबंधन का जो पूरा चर्चा थी उसकी पूरे ज़िले में मशहूर था। अच्छी शिक्षा व्यवस्था और प्रबंधन के कारण शिक्षा विभाग ने उस स्कूल की मान्यता को बढ़ाते हुए उसमें कॉमर्स के साथ साथ आर्ट को भी पढ़ाने के निर्देश दिए। यानी वो जो स्कूल था वो उसमें केवल कॉमर्स पढ़ाई जाती थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने देखा कि उस स्कूल में मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है तो उसने उसमें कॉमर्स के साथ साथ आर्ट को भी पढ़ाने के निर्देश दिए। आर्ट पढ़ाने के लिए उस स्कूल के प्रबंधक को योग्य अध्यापकों की आवश्यकता होगी। यानी जब उसको यहाँ पर जब शिक्षा प्रबंधक ने, जो शिक्षा विभाग ने जब उसको निर्देश दिया, यानी कि उसको निर्देश दिया कि इस पर कार्य करो, इसको योजना दी, तो अब वो क्या करेगा प्रबंधक, उसके लिए अध्यापकों की आवश्यकता होगी। यानी संगठन की ज़रूरत होगी उस कार्य को, उस योजना को संचालित करने के लिए। तो प्रबंधक इस कार्य को दो प्रकार से कर सकता है। पहला कि प्रबंधक शिक्षकों को बाहर से बुलाए, है ना। संगठन में क्या होगा, लोगों को बुलाया जाता है। तो और नियुक्तिकरण में क्या होता है, जब लोग आ जाते हैं तो उनके अनुसार उनको कार्य दिया जाता है। तो पहला कि प्रबंधक शिक्षकों को बाहर से बुलाए। दूसरा कि स्कूल में विद्यमान शिक्षकों को पढ़कर पढ़ाने का निर्देश दे, है ना, कि जो शिक्षक पहले से ही हैं उनसे ही कहे, जो कॉमर्स के शिक्षक हैं, कि आप पढ़कर वही छात्रों को पढ़ाओ, है ना। इसमें जो दूसरा तरीका है, इसके द्वारा केवल समय की बर्बादी होगी, क्योंकि वो कॉमर्स के शिक्षक हैं, वो आर्ट के विषय में ज़्यादा नहीं जानते होंगे, तो वो उस चीज़ को उतना डीपली नहीं समझा पाएंगे, है ना। वे शिक्षक उतनी अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे उन छात्रों को जो पढ़ने आए हैं, है ना। आगे देखते हैं, जितने कि एक उसी क्षेत्र का योग्य अध्यापक दे सकता है ना। इसलिए पहला तरीका इसके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा, क्योंकि प्रबंधक बाहर से अध्यापकों को बुलाएगा और उनकी योग्यता की जांच करके, यानी यहाँ पर क्या होगा, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया लागू हो गई। बाहर से बुलाया, ये हो गया संगठन। उससे पहले योजना बनाई थी, वो हो गया नियोजन, है ना। पहले योजना बनाई, हो गया नियोजन। व्यक्तियों को बुलाया, संसाधनों को इकट्ठा किया, हो गया संगठन। अब यहाँ पर जब सब लोग आ गए तो उनको कार्य भी दिया जाएगा ना, तो ये हो गया नियुक्तिकरण। मतलब लोगों के अनुसार किसकी कौन सी योग्यता है उसके अनुसार उस कार्य को देना, है ना। इसलिए पहला तरीका इसके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा, क्योंकि प्रबंधक बाहर से अध्यापकों को बुलाएगा और उनकी योग्यता की जांच करके प्रत्येक विषय यानी प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अच्छी योग्यता वाले टीचर का चुनाव कर सकता है। ऐसे शिक्षक का चुनाव जिसने उसी विषय को लेकर शिक्षक बनने की पढ़ाई की है और उसी विषय को पढ़ाने के लिए
पढ़ाने के लिए अध्यापक बना है ना। इसलिए नियुक्तिकरण को हम ऐसे कह सकते हैं कि काम को करने के लिए संगठन से योग्य व्यक्तियों की उनकी योग्यता के अनुसार चुनाव करना या उनकी नियुक्ति करना है ना, नियुक्तिकरण कहलाता है। जैसे कॉमर्स के शिक्षकों को आर्ट के लिए नियुक्त ना करना बल्कि दूसरे योग्य शिक्षकों या अध्यापकों को बाहर से बुलाना। इसलिए नियुक्तिकरण को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि उचित पद के लिए उचित योग्यता वाले व्यक्ति का सही समय पर सही स्थान पर चुनाव करना नियुक्तिकरण कहलाता है। ठीक है, हम नियुक्तिकरण को समझ गए है ना। अब हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं प्रबंध के चौथे कार्य की, यानी निर्देशन की। नियोजन हो गया, संगठन हो गया, नियुक्तिकरण हो गया। अब निर्देशन मतलब नियोजन में हमने योजना बना ली है ना, उसके बाद संगठन में संसाधनों को इकट्ठा किया उस योजना के अनुसार। फिर नियुक्तिकरण में क्या हुआ, जो संसाधन मतलब लोगों को व्यक्तियों को हमने बुलाया है उनको उनके अनुसार कार्य सौंप दिया। अब निर्देशन में क्या होगा कि जो कार्य हमने सौंपा है उसका आरंभ सौंपा है व्यक्तियों को, उसका आरंभ भी तो करवाना है उनसे। तो उसमें देखो हम क्या उनको निर्देश देंगे, क्या कहेंगे कि किस तरीके से क्या करना है, उसको इसमें देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं निर्देशन की। इसी से वास्तविक कार्य का आरंभ होता है, यानी निर्देशन से ही वास्तविक कार्य का आरंभ होता है। नियोजन में हम योजना बनाते हैं और संगठन में हम लोगों को इकट्ठा करते हैं। ठीक, सबसे पहली बात, नियोजन में हम योजना बनाते हैं और संगठन में हम लोगों को इकट्ठा करते हैं। नियुक्तिकरण के द्वारा संगठन में जो व्यक्ति बुलाए गए हैं या उपस्थित हैं उनकी योग्यता अनुसार उनको कार्य या पद दिया जाता है। और निर्देशन में क्या होता है कि निर्देशन में अधीनस्थों को कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करने की सभी क्रियाएं शामिल होती हैं। मतलब जो लोग हैं, जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनको उस तरीके से बताना, उस तरीके से उनको इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करना कि वो कुशलतापूर्वक और अच्छी तरीके से कार्य को करें। वो मतलब पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ उस कार्य को करें, है ना। जब प्रबंधक किसी व्यक्ति को काम पर रखता है तो उसको सबसे पहले ट्रेनिंग देता है, उसको सिखाता है उस कार्य को करने के लिए आपको कैसा कार्य करना है, उसको गाइड करता है उसके कार्य को लेकर जिसके लिए वह नियुक्त किया गया है। आपने अक्सर सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति को नौकरी मिलती है तो सबसे पहले वह 2-4 महीने के लिए ट्रेनिंग पर जाता है ना, सीखने के लिए जाता है। जैसे कोई अध्यापक है तो उसको सिखाया जाता है पहले, है ना। उस ट्रेनिंग में उस व्यक्ति को कार्य करने के तरीके सिखाए जाते हैं कि आपको किस तरीके से कौन सा कार्य किस तरीके से करना है, आप जिस क्षेत्र से आए हैं उस क्षेत्र में आपको किस तरीके से आगे कार्य करना है, ये चीज़ सिखाई जाती है जो ट्रेनिंग पर जाते हैं। इसी तरह प्रबंधन में भी यही सिखाया जाता है, क्योंकि हो सकता है कि किसी व्यक्ति को जिस कार्य को करने के लिए रखा गया है उसमें उसको उस कार्य को करने की लंबी विधि आती हो, है ना। जैसे क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति है उसको मैथ बहुत अच्छी आती है, किसी को मैथ बहुत अच्छी आती है लेकिन उसको जो तरीका है हल करने का, उसको सवाल लगाने का जो तरीका है वो काफ़ी लॉन्ग मेथड से लगाता है। तो उसको चीज़ें सिखाई जाएंगी कि आप इस तरीके से करो, है ना, कि समय बचे, आपका समय बर्बाद ना हो। इसलिए प्रबंधन द्वारा किसी कार्य को करने का छोटे से छोटा तरीका सिखाया जाता है जिससे संस्था का वह समय बच सके और उसे संगठन के दूसरे कार्यों में लगाया जा सके, जिससे उस संगठन की उत्पादक क्षमता में वृद्धि हो सके। कुल मिलाकर हम निर्देशन को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। अगर अब हम निर्देशन को हमने पूरा पढ़ा है, अब इसके आधार पर हम इसको इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि निर्देशन एक जटिल कार्य है जिसमें कर्मचारियों को कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से यानी ट्रेनिंग एवं गाइडिंग के द्वारा किसी कार्य को उचित समय के भीतर करने के लिए प्रोत्साहित करने की सभी क्रियाएं शामिल हैं। मतलब निर्देशन में हम क्या करते हैं कि व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जाती है, उसको सिखाया जाता है कि कुशलतापूर्वक एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर उसको उस कार्य को करना है ना। निर्देशन में ये होता है। ठीक, अब बात करते हैं हम प्रबंध के 5वें कार्य की, यानी नियंत्रण की। नियंत्रण यानी काम में सुधार लाना। नियंत्रण मतलब क्या होता है, कार्य में सुधार लाना। कहने का मतलब यह है कि परिणाम के रूप में हमें क्या चाहिए उसका पहले से ही निर्धारण करना। नियंत्रण से हमें यह सीख मिलती है कि जो गलती हमसे एक बार हो गई, मतलब पास्ट में हमने जो गलती कर दी उसको भविष्य में पुनः ना दोहराया जाए, है ना, या
इस बार जो हम कर रहे थे उसमें गलती हो गई, अब अगली बार जब वही कार्य फिर से आएगा तो उसमें हम कोई गलती न करें। नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य माना जाता है। नियंत्रण जो है प्रबंध का अंतिम कार्य माना जाता है। ठीक है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कारण एवं परिणाम के बीच संबंध बिठाया जाता है। यानी इसमें यह देखा जाता है कि हमारा वास्तविक कार्य निष्पादन क्या है और हमारा नियोजित कार्य निष्पादन, यानी जिसकी हमने योजना शुरुआत में बनाई थी, क्या थी। इसका मतलब यह है कि हमने जो शुरुआत में योजना बनाई, यानी नियोजन में हमने जो प्लानिंग की कि इसके अनुसार हमारा कार्य होगा और अंत में इतना उत्पादन होगा, तो नियंत्रण में यही देखता है कि हमने जो शुरुआत में योजना बनाई थी, जो सब हमने कार्य आज तक किया है, क्या वह ठीक उसी योजना के अनुसार हुआ है कि नहीं। नियंत्रण में सिर्फ यही देखा जाता है। और अगर कोई गलती हुई है कि ऐसा क्यों हुआ, किन कारणों से हम इतना अच्छा नहीं कर पाए, जो योजना अनुसार जो हमने योजना शुरुआत में बनाई थी वैसा हमने नहीं प्राप्त कर पाया, ऐसा क्यों, किन कारणों से। अगर कुछ गलतियां या कमियां मिलती हैं तो उनको भविष्य में सुधारा जाता है अगले कार्य के लिए, जिससे आगे उन गलतियों को दोबारा ना दोहराया जा सके, है ना। अब आगे देखते हैं। चलिए नियंत्रण को इस प्रकार समझते हैं कि किसी कार्य को करने की योजना हमने जो शुरुआत में बनाई थी और अब उस कार्य का परिणाम हमें जो प्राप्त हुआ है वह उसी अनुसार या उसी रूप में, यानी योजना के अनुसार है कि नहीं। अगर नहीं तो क्यों, क्या अवरोध थे, यानी कौन से कारक उत्तरदायी थे और गलती कहाँ पर हो रही है जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। नियंत्रण में यही देखा जाता है और अगली बार उसमें गलती ना होने पाए इस बात का ख्याल रखा जाता है। हम इस प्रकार इसको एक चित्र के द्वारा दर्शा सकते हैं कि कारण और परिणाम के बीच में हम संबंध को बिठाना, है ना, कि किन कारणों से हम उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाए, उस रिजल्ट को हम नहीं प्राप्त कर पाए। शुरुआत में जैसे अगर हमने अच्छी पढ़ाई नहीं की तो मार्क्स भी अच्छे नहीं आ सकते हैं, है ना, लेकिन बहरहाल ये अपवाद है, कुछ लोग पा जाते हैं, है ना। अब आगे देखते हैं। नियोजन आगे की ओर देखता है जबकि नियंत्रण पीछे की ओर देखता है। नियंत्रण पीछे इसलिए देखता है कि रास्ते में आने वाली कठिनाई और बाधाओं को दूर करता है और नियोजन को धक्का लगाता है जिससे संगठन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। ठीक है, अब बात करते हैं सहायक कार्यों की, यानी वे कार्य जो मुख्य कार्य के संचालन को आसान बनाते हैं वही सहायक कार्य कहलाते हैं। सहायक कार्य 5 प्रकार के होते हैं। पहला है संप्रेषण या संदेशवाहन, दूसरा है निर्णयन, तीसरा है नव प्रवर्तन, चौथा है पूर्वानुमान, 5वां है शोध कार्य। तो हम बात करते हैं पहले कार्य की, यानी संप्रेषण की। संप्रेषण में क्या है, साधारण बोलचाल की भाषा में संप्रेषण से हमारा आशय विचारों एवं सूचनाओं के आदान प्रदान से होता है। इसलिए अगर किसी प्रबंधक को अपनी योग्यता सफल बनानी है तो प्रबंधक द्वारा बनाई गई योजनाएं तथा उनके विचार कर्मचारियों तक संप्रेषित होने चाहिए। मतलब प्रबंधक जो है अगर कोई योजना बना रहा है तो उसको सफल अगर बनाना चाहता है तो क्या करेगा, जो योजना बनाई है उसको बताए तो कर्मचारियों की हमने ऐसी योजना बनाई है, इस अनुसार हम कार्य करेंगे। उसके लिए एक कुशल संप्रेषण होना चाहिए, बीच में अच्छा संप्रेषण होना चाहिए, कोई बाधा नहीं होनी चाहिए जिससे कर्मचारियों तक उसकी बात पहुँचे और कर्मचारियों की प्रतिक्रिया व कर्मचारियों के सुझाव भी प्रबंध तक वापस आने चाहिए, पहुँचते रहना चाहिए, जिससे उन सब में तालमेल बिठाए बना रहेगा, जिससे वो जो है संप्रेषण अच्छे से होगा तो कार्य भी अच्छे से चलेगा और योजना भी अच्छी तरीके से पूरी होगी। अब बात करते हैं दूसरे कार्य की, यानी निर्णयन की। प्रबंधक को किसी समस्या का निवारण करने के लिए तथा उसकी भविष्य में पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले विभिन्न वैकल्पिक समाधानों को ढूंढना पड़ता है। उसके बाद इन विकल्पों में से सबसे अच्छे विकल्प का चयन करना पड़ता है, यही निर्णयन कहलाता है। मतलब यानी प्रबंधक को अगर उसके संस्था या व्यवसाय में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसका निवारण करने के लिए, जिससे वह समस्या भविष्य में दोबारा ना होने पाए, इसके लिए क्या करेगा, सबसे अच्छे से अच्छे विकल्प को, यानी उसके पूरक के रूप में उन विकल्पों को ढूंढेगा जिससे उनको रिप्लेस किया जा सके, है ना। जो सबसे अच्छा विकल्प होगा, जब ज़्यादा विकल्प होंगे उनमें से सबसे बेहतर विकल्प को चुनेगा जिससे उस उत्पाद की गुणवत्ता ना गिरने पाए, है ना, यही निर्णयन कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं तीसरे कार्य को नव प्रवर्तन।
नव मतलब होता है नया, प्रवर्तन मतलब आविष्कार। प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें आए दिन नए नए परिवर्तन होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में प्रबंधक को प्रबंध जगत में अपने व्यवसाय के हितों की ओर ध्यान देना चाहिए और समयानुसार नई तकनीकी को लागू करते रहना चाहिए, है ना। मतलब बाजार के परिवर्तन के अनुसार उसको अपने संगठन या व्यवसाय में भी परिवर्तन करते रहना चाहिए, जिससे उसका संगठन, उसके व्यवसाय में जो अंदर जो क्रियाएं चल रही हैं बाजार के साथ साथ चल सकें और बेहतर और सुचारू ढंग से कार्य हो सके, है ना। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, चौथे कार्य की, मतलब पूर्वानुमान की। पूर्वानुमान में क्या है कि प्रबंधक द्वारा भविष्य की क्रियाओं का अनुमान लगाना और उनके आधार पर योजनाएं बनाना पूर्वानुमान कहलाता है। मतलब पहले से ही आदमी जो है अनुमान लगाता है, प्रबंधक जो है अनुमान लगाता है कि ऐसा होगा और फिर उसके अनुसार वो योजना बनाता है, यही जो है पूर्वानुमान कहलाता है। ठीक है। अब पांचवें कार्य की बात करते हैं, यानी कि शोध कार्य। शोध कार्य में जो परिणाम किसी प्रबंधक को प्राप्त होते हैं, मतलब जैसा उसने पहले सोचा था उसके आधार पर वह नव प्रवर्तन करता है। जैसे अब जैसे ठंडियों का वक्त जब समय शुरू होता है तो क्या होता है, पहले से ही प्रबंधक जो है ये पूर्वानुमान लगा लेता है कि हाँ अब इस या सीजन आने वाला है, इसमें जो है ऊनी कपड़ों की ज़्यादा आवश्यकता होगी, तो उसके लिए वह नई नई मशीनों को लाएगा जिससे और अच्छे से अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद का उत्पादन किया जा सके, जिससे ग्राहक जो है संतुष्ट हो सकें, है ना। इसलिए क्या होगा, शोध कार्य में पहले से ही जो उसने सोचा होगा उसको वही परिणाम रूप में प्राप्त करने के लिए नव प्रवर्तन मतलब नए नए आविष्कार करेगा, है ना, जिससे अच्छे से अच्छे उत्पाद बाजार में बेच सके और जो उत्पाद को जो ग्राहक खरीदेगा वह संतुष्ट हो सके, है ना। ऐसे ही कई और कार्य भी हैं जो प्रबंधक को आसान बनाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।